हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, इसका सेट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 10 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। साथ ही साथ देखिए, इस बुक में जो इम्पोर्टेंट सेट दिया गया है, जैसे कि बिहार बजट का, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण का, बिहार और भारत का वन रिपोर्ट का, बिहार की जनगणना और बिहार में प्रथम, तो ये 5 सेट पहले मैंने कवर करा दिया था। तो 10 सेट ये हो गया और 5 सेट ये हो गया, तो टोटल हम लोगों ने 15 सेट इसका कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिएगा कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का, यहाँ देखिएगा, ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो यही पूछा गया है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश पूछा गया है। तो देखिए, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है यह दिया था पावापुरी में। और देखिए, पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का निर्वाण हुआ था, ठीक है। इनका निर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो पावापुरी में, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में कहाँ दिया था, राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया था, याद रखना है आपको। और इन्होंने अपने उपदेश जो है अर्ध मागधी भाषा में दिया है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैनाचार्य ने किया था। तो देखिए, प्रथम जैन संगति का आयोजन जो हुआ था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में, तो यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ये सब ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज ही मैंने प्राचीन बिहार का इतिहास जो है, प्रागैतिहासिक बिहार के इतिहास से लेकर के गुप्त उत्तर जो काल है वहाँ तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, 200 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एमसीक्यू को मैंने आज ही एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। और देखिए, पूरा बिहार का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है प्राचीन इतिहास का, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो एडिटेरिया का जो ये सीरीज चल रहा है, ये 67th बीपीएससी का जो पीटी होने वाला है उसके लिए यह रामवान है। आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, छोटा छोटा वीडियो है, 17 से 20 मिनट के बीच का। देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज सिकंदर महान के समकालीन थे। तो सिकंदर का समकालीन था धनानंद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह नंद वंश का आखिरी शासक था। और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे, 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। देखिए फ्रेंड्स, हरेंक वंश के आखिरी राजा नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। और इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। और पुनः जो इसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, तो कालाशोक जो था राजधानी को पुनः कहाँ लेकर आया, पाटलिपुत्र लाया था। तो यही होगा, कालाशोक जो था इसने पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी स्थापित किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा देवपाल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स,
जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने अनुरोध किया था देवपाल से, और उनके अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में उसे बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। 5 गांव दान में दिया था। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवपाल। और देवपाल ने उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, 12 अगस्त 1765, याद रखना है 12 अगस्त 1765 को। क्लियर? राइट आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 12 अगस्त 1765 को जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। ये डेट सहित आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 30 जुलाई 1857 को, यहाँ मैं लिखता हूँ 30 जुलाई 1857 को सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, चंपारण और सारण में मार्शल लॉ लागू किया था। और 1857 के विद्रोह के समय बिहार में मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा था, इसको भी ध्यान रखना आपको। तो देखिए पटना, शाहाबाद, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर भी ध्यान रखेंगे, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। तो कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 4 मार्च 1928 को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह शाहपुर, भोजपुर से हुए हैं। ठीक है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किया था? तो पीटर मुंडी जो था यह आया था किसके समय में? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां के समय में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए 1621 में जो है जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया, और इसी के बाद से यह पद जो था बिहार का सूबेदार का, यह पद सिर्फ मुगल शहजादों के लिए आरक्षित हो गया। ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चरनाक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो राइट आंसर इसका शाइस्ता का हो जाएगा। ठीक है, शाइस्ता खां जो था यह इसको सूबेदार कौन बनाया था बिहार का? तो शाहजहां ने बनाया था। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किससे नियुक्त किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स 1790 में अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया था, ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात पटना का जो पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट बना था ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए आपसे मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट सभी लोग किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। ठीक है, प्लीज़ एक ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी जुड़े और मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता पूछा गया है कि किसने किया गया था? तो किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। अच्छा, देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? जरा आप कमेंट करके बताइएगा, इन्हीं ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। चलिए, तो ये चित्तरंजन दास हो जाएगा। इन्होंने गया में जो हुआ था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया था। और बांकीपुर पटना में जो हुआ था 1912 में, इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और इसमें बिहार के पूछा गया है कि कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो 31। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किया था? तो ये आपको भी पता है, कई बार मैंने करा भी दिया है इसी सेट में, इसी सीरीज में या इसी बुक में कई बार प्रश्न है, 1929 में। ठीक है,
उसके बाद देखिए बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में होम रूल की स्थापना जो है बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन किया गया था। 16 दिसंबर 1916 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो मौलाना मजहरुल हक थे, उपाध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान थे। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए चंपारण में 3 कठिया पद्धति, ठीक है, 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो देखिए 1 बीघा 20 कट्ठा में होता था। ठीक है, तो इस 20 कट्ठा में से यानी कि 1 बीघा में से 3 कट्ठा पर जो है यानी कि 20 कट्ठा पर से में से 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था और इसीलिए इसका नाम 3 कठिया दिया गया। तो 3/20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो इन्होंने वकालत छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो ये श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, इनको हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? ये डेट भी आपको याद रखना है। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था और जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्लासी युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और इसके उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो यह मीरन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मीरन को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो यह अपने पिता के साथ आया था मोहम्मद सादिक। और किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो यह कौन था? दाऊद खां कर्रानी था। दाऊद खां कर्रानी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 90%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? यहाँ पर उपयुक्त बना लीजिएगा, उपरयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त माना जाता है। तो सबसे अगर उपयुक्त बात करें तो यह माना जाता है किसको? तो खादर मिट्टी को। वैसे बांगर मिट्टी में भी धान का खेती होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी होगा तो थोड़ा सा इसमें डाउट बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर मैं तो ऑप्शन ई लगाऊंगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन इस बुक में खादर मिट्टी इसका आंसर दिया गया है। बांगर में भी इसका उत्पादन अच्छा खासा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है? तो नारायणी के उपनाम से जाना जाता है गंडक नदी को। ठीक है, मेची किसकी सहायक नदी है? मेची जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह महानंदा की। महानंदा भी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। कोसी तो है ही जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, महानंदा भी काफ़ी तेज़ी से मार्ग परिवर्तन करती है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? गया में है। नालंदा में कौन सा है? तो नालंदा में जो है बताइए, नालंदा में जो है कौन सा है? तो पंत है। ठीक है, मैं यहाँ में लिख देता हूँ पंत। ठीक है, पंत वन्य जीव अभयारण्य। मुंगेर में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, सरैया मन झील जो है, सरैया मन झील, यह भी पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश से जो है आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिले। ठीक है, 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो नाम याद रखना है, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिहार के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स यह आपको पता है कि कहाँ पर है? तो यह हाजीपुर में है, वैशाली होगा, जिला पूछा गया है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो यह परियोजना है बाण सागर परियोजना। ठीक है, इससे तीनों राज्य लाभान्वित होते हैं। और यह किस नदी पर है?
तो यह सोन नदी पर है, बाणसागर परियोजना, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है। तो इसमें से देखिए खरीफ जो है यह चना नहीं है, चना जो है यह रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य, तो 50% अनुदान दिया था बिहार ने। राइट आंसर इसका बिहार हो जाएगा। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा उदयपुर अभी बताया पश्चिम चंपारण में है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है, पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में नहीं है, पंत जो है कहाँ पर है, तो पंत नालंदा में है, ठीक है। और संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है, पटना का चिड़ियाघर, ये आपको पता होगा। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में कौन सा उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अच्छा अभी हाल ही में याद रखना है आपको, मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है जो कि बिहार का उत्पाद है। क्लियर। सिलाव खाजा को भी जीआई टैग दिया गया है, बिहार के सिलाव खाजा को, मगही पान को, शाही लीची को, जर्दालू आम को और कतरनी चावल को। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी को जीआई टैग दिया जा चुका है और अभी हाल ही में मिथिला मखाना को दिया गया है और आपको पता होगा सिलाव खाजा को भी जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जो है यह शिवहर का है, शिवहर में कितना है, तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर, अच्छा ओवरऑल साक्षरता दर कितना है बिहार का, तो 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 71.2% हो जाएगा। महिला साक्षरता दर जो है ये 51.5% है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी। तो देखिए उत्तर से दक्षिण जो होता है यह क्या लंबाई है बिहार की, और यह लंबाई 345 किलोमीटर है। कितना है, 345 किलोमीटर है। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई अगर पूछा जाएगा तो चौड़ाई जो होगा ये आपका पूरब से पश्चिम हो जाएगा और ये 483 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछेगा, अगर फीट में पूछेगा तो 173 फीट होगा, ठीक है। अगर मीटर में पूछ दे तो मीटर में 53 मीटर होगा, ठीक है। इन सबको ध्यान रखना। और समुद्र तट से दूरी जो है लगभग 200 किलोमीटर है बिहार की। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो देखिए 38 सीट जो है बिहार विधानसभा में, टोटल 243 सीट है, ठीक है। 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए है और 2 सीट जो है एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 2 सीट जो है यह बांका का कटोरिया है और कटिहार का मनिहारी है। तो ये 2 सीट जो है यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये रामदयालु सिंह थे और यहाँ पर देखेंगे रामदयालु सिंह होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो यह अनुच्छेद 213 हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो है यह किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद जो है राज्य का पूछा गया सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद देखिए बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है, तो यह 5 इकाई हैं। कौन कौन से हैं, तो प्रमंडल है, जिला है, अनुमंडल है, प्रखंड है और ग्राम पंचायत है। तो ये 5 इकाई है, याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है। अच्छा सबसे पहले जानिए बिहार सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1912 में बिहार सचिवालय की स्थापना हुई थी और मुख्य सचिव जो होता है यह सचिवालय का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए और इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से दिया है, अपने से दिया है, ये भी कमेंट करके यानी कि अपना स्कोर आप बताइएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड्स यह राज्यपाल करता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो यह महामाया प्रसाद थे। पहले दलित पूछेगा तो कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे। पहले अल्पसंख्यक पूछेगा तो अब्दुल गफूर थे। सबको ध्यान रखिएगा।